इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आखिर हाउजू बाओ को आने के लिए मना ही लेता है उस नए कंपनी में जिसमें हाउजू ने नया ज्वाइन किया है। बाओ कहता है कि उसे सैलरी से यहाँ मतलब नहीं है, वो हाउजू पे पूरा ट्रस्ट करता है, वो अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। और इधर हम देखते हैं कि शी को लैन आता है और डांटता है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को मना कर दिया था यहाँ आने से। लैन ने उन्हें इनवाइट जो किया था। इधर हाउजू अपनी पूरी टीम से बाओ को इंट्रोड्यूस कराता है। पूरी टीम उसे ऑलरेडी जानती थी, उसकी बहुत तारीफ़ करती है कि वो बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, उन्होंने सुना है। इधर शी जब अपने फादर को व्हील चेयर पर देखती है तो परेशान हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जब वो ड्रंक थे तो उसकी मॉम ने उन्हें लाया था घर तो वो खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शी की पूरी फैमिली और लैन साथ में फ्रूट्स खा रहे होते हैं। तब तक लैन और शी के फादर चेस खेलने चले जाते हैं और फिर शी की मॉम फिर शुरू हो जाती हैं। कहती हैं, बेटा मेरी बात मान लो, लैन से शादी कर लो, उसकी बहुत अच्छी सैलरी है, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा। शी कहती है कि वो अभी इंडिपेंडेंट रह के सोचना चाहती है। जैसे उसकी मदर ने अपनी दिल की बात सुन के उसके फादर से डाइवोर्स ले लिया था, वैसे शी भी अपनी दिल की बात सुनना चाहती है। इधर अपने रूम में जब शिंग को वावा के बनाए हुए हैंडमेड शूज़ मिलते हैं तो उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, वो खुश होता है। इधर लैन शी को घुमा फिरा के पटाने में लगा होता है, लेकिन शी तो है समझदार, तुरंत उसे डायरेक्ट मना कर देती है कि अरे भाई इतना ट्राई मत करो, नहीं मानने वाले हैं। फिर लैन उससे कहता है कि वो उसके डैड का सारा कर्जा चुका देगा क्योंकि शी के सैलरी से उसे कम 2 साल लगेगा, लेकिन शी डायरेक्ट मना कर देती है। इधर मिस्टर मा प्रेसिडेंट हाउ को एस क्रॉप नाम की कंपनी के बारे में बताते हैं जिन्होंने नया डिज़ाइन टीम हायर किया है। इन दोनों को नहीं पता था कि उसी कंपनी में हाउजू ने ज्वाइन किया है रिसेंटली। जब मिस्टर मा प्रेसिडेंट हाउ की कैबिन से निकलता है तो वो देखता है कि कुछ पुलिस आए हैं जो कि प्रेसिडेंट हाउ से मिलना चाहते हैं। वो समझ जाता है कि उसका भांडा फूटने वाला है। इधर पुलिस प्रेसिडेंट हाउस से बता रहे होते हैं कि जो पैसे चोरी हुए थे वो फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन जब वापस आए तो लोकल अकाउंट से। इधर मिस्टर मा अपना सारा सामान पैक करके जा रहा था। प्रेसिडेंट हाउस जब वो पिक्चर्स देखते हैं जिस पे पुलिस को शक था तो वो समझ जाते हैं कि वो मिस्टर मा है। वो पुलिस को बहाना देते हैं कि उन्हें कुछ फ़ोन कॉल करना है, इसीलिए वो बाहर जाते हैं मिस्टर मा से मिलने के लिए, लेकिन वो तो अपने कैबिन में नहीं था। वो प्रेसिडेंट हाउ का कॉल बार बार काट दे रहा था और जो उन्होंने गिफ्ट दिया था वॉच, उसे भी यहीं छोड़ दिया था। प्रेसिडेंट हाउ को सारी पुरानी बातें याद करके गुस्सा आ रहा था। मिस्टर मा जो उनका भरोसे वाला आदमी था उसी ने उन्हें धोखा दे दिया। इधर एस क्रॉप में डिस्कशन चल रहा होता है कि कौन सा काम कौन करेगा। तभी हाउजू को मिस्टर मा का वॉइस मैसेज रिसीव होता है जिसमें वो कहते हैं कि उस गैंगस्टर को उन्होंने ही हायर किया था। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहते थे, बस उसे डरा के भगाना चाहते थे। लेकिन हाउजू उस गैंगस्टर से बच के रहे क्योंकि उसकी जेल की सज़ा ख़त्म होने वाली है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हाउजू से माफ़ी मांगता है और फ़ोन गाड़ी से बाहर फेंक देता है। इधर फिर हाउजू प्रेसिडेंट हाउ को कॉल करके बताता है कि मिस्टर मा ने सब किया था, उसने वॉइस मैसेज भेजा है। तो प्रेसिडेंट हाउ भी सब गुस्से में बताते हैं कि उसने कंपनी में सारा घोटाला भी किया है। कॉल रखने के बाद इवन रोने भी लगते हैं। कोई 13 साल से भरोसे वाला आदमी ऐसा करेगा तो ऑफकोर्स बुरा लगेगा। हाउजू भी शी को इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर मा ने धोखा दिया है। शी के शक की लिस्ट में तो वो था ही ऑलरेडी। इधर हाउजू अपने डैड के पास कंपनी पहुंचता है। उन्हें 70% दुख था और 30% गुस्सा था, लेकिन अभी वो सिर्फ गुस्सा शो करते हैं। शी वहाँ आती है और बोलती है कि हम अभी भी मिस्टर मा को पकड़ सकते हैं। उसकी लवर थी जाओ मिन, रिसेंटली उसकी डेथ हुई है तो मिस्टर मा पक्का उसके ग्रेव के पास गया होगा। मिस्टर मा जाओमिन के ग्रेव के पास खड़े होकर कह रहा होता है कि तुम सही थी, प्यार से ही शांति होती है, रिवेंज लेने से कुछ नहीं होगा। प्रेसिडेंट हाउ वहाँ शी और हाउजू के साथ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिस्टर मा कहता है कि क्योंकि मैं हाउ फैमिली से नहीं था, मैंने आपकी बातें सुन ली थी कि मैं कैपेबल हूँ, फिर भी मुझे कंपनी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने ये सब किया। आप कह रहे थे, मैंने सुन लिया, हाउजू ही इस बिज़नेस को संभालेगा क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। मिस्टर मा तो स्मार्ट है लेकिन वो आउटसाइडर है, बाहरी आदमी है। 13 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसे ये सुनने मिला तो उसे बहुत बुरा लगा और वो बदला लेना चाहता था। प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं कि तुमने कन्फेस कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, तो अब से जो भी तुमने किया है गलती, उसके लिए मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूँगा। काश तुम्हारी लाइफ अच्छी बीते। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और मिस्टर मा को अरेस्ट करके ले जाती है। कार में हाउजू के पूछने पे प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं कि उन्होंने इसलिए उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसके बिना अभी तक हमारी कंपनी इतने आगे नहीं बढ़ी होती। इधर हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर जेल से निकल गया होता है, उसकी सज़ा पूरी हो गई होती है। इधर हम देखते हैं कि हाउजू शिंग के रेस्टोरेंट पहुंचता है, अपना रूम कार्ड मांगता है, फिर शिंग के पूछने पे बताता है कि उसके डैड को मिस्टर मा ने बिट्रे किया है।
मिस्टर मा ने कंपनी के डिज़ाइन प्लान और पैसों को चुराया था। उसके डैड की अभी कंडीशन ठीक नहीं है। शिंग अपने वॉशरूम में आता है और खूब रोता है। उसे लगता है कि शायद हाउजू को सब सच पता चल गया है कि शिंग ने ही चोरी की थी। इधर उस गैंगस्टर को उधार चुकाने के लिए कॉल आने लगते हैं। उसे 3 दिन का टाइम दिया जाता है। आखिर इधर हाउजू को पता चलता है कि उसके डैड ने उसके लिए ये बॉडीगार्ड हायर कर दिया था और उसने हाउजू का हर जगह पीछा किया था, इवन जब वो दूसरे सिटी कॉन्ट्रैक्ट लेने गया था। इधर इस गैंगस्टर को पता चलता है कि हाउजू ने अपने डैड की कंपनी छोड़ दी है और वो एक बुक स्टोर डिज़ाइन किया है एक होटल के लिए, और ये होटल और किसी का नहीं, लैन का था। अगले दिन हम देखते हैं कि लैन के होटल का ओपनिंग सेरेमनी होता है। पहले शी के पेरेंट्स आते हैं और फिर वहाँ पे हाउजू की एंट्री होती है। दोनों को बात करते देख एकदम राइवल्स वाली महक आ रही थी। होटल के गार्डन में लैन का स्पीच चल रहा होता है और वो तीनों गैंगस्टर हाउजू पे नज़र रखे होते हैं होटल के अंदर से। तभी हाउजू को चेन का कॉल आता है, जो उन गैंगस्टर के जस्ट आगे बैठी थी। चेन हाउजू से मिलने के लिए एक रूम में बुलाती है और उसका नंबर बताती है। ये सारी बातें वो गैंगस्टर सुन रहा था। हाउजू अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पहुँचता है तो चेन सिर्फ हाउजू को अंदर आने को कहती है। इधर चेन हाउजू को एक रिकॉर्डिंग देती है जिसमें शेंग, यानी जिसने हाउजू के साथ फ्रॉड किया था, उससे उसका डिज़ाइन प्लान चोरी किया था, वो सारा सच कबूल कर रहा होता है। इधर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला सीन हो रहा था। तीनों ने अलग अलग नंबर सुना था और कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन गलत रूम के पास भी चले जाते हैं। इधर हाउजू चेन की तारीफ़ करता है, उसने इतना अच्छा सबूत जो लाया था। इधर शी अपने फ़ोन में सीसीटीवी चेक कर रही होती है। उसने उन तीनों गैंगस्टर्स को होटल में खुलेआम घूमते हुए देख लिया था, तो वो तुरंत हाउजू के बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म करती है। जब वो तीनों वहाँ बॉडीगार्ड खड़ा देखते हैं तो अपना रास्ता बदल लेते हैं और अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। लैन शी से कहता है कि उसे पार्टी के बाद उससे कुछ बात करनी है। इधर चेन हाउजू से कह रही होती है कि उसे अपना कोल्ड नेचर इसलिए दिखाना पड़ता है ताकि वो सबके सामने स्ट्रांग दिखे। वो सच में ऐसी नहीं है। वो यहाँ पे सिंसियरली कहती है कि वो चाहती है वो दोनों एक दूसरे को टाइम दे जानने के लिए। हाउजू कहता है कि उसने कुछ दिनों पहले ही एक लड़की को कन्फेस किया, लेकिन उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया, वो वेट कर रहा है। चेन समझ जाती है कि वो शी का बात कह रहा है। चेन के पूछने पे हाउजू कहता है कि अगर उसने मना भी कर दिया तो भी वो उसके पीछे लगा रहेगा। चेन उदास होकर कहती है कि अब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे बस। इधर हम देखते हैं वॉक करते हुए शी और लैन साथ में पार्टी की बातें कर रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। थोड़ी इधर उधर की बातें करके शी की तारीफ़ करके लैन उसे प्रपोज कर देता है शादी के लिए। कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए सिर्फ बॉडीगार्ड रखा ताकि हम दोनों साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ, ना कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। शी उसे बहुत रिस्पेक्टफुली मना कर देती है और लैन उस रिंग को समुद्र में फेंक देता है, कहते हुए कि ना वो हारा ना जीता, सबूत मिट गया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों फ्रेंड्स रहेंगे। इधर शी के पेरेंट्स को लैन के प्रपोज़ल के बारे में सब पता चल जाता है। दोनों कह रहे होते हैं कि भाई लैन में क्या बुराई है। शी के फादर अपनी चिंता जाहिर करते हैं कि वो 30 साल की हो गई है, लैन उसके लिए अच्छा चॉइस है, लेकिन फिर अचानक से शी की मॉम शी के साइड से खड़ी हो जाती हैं, उसे सपोर्ट करने लगती हैं। कार में शी के पूछने पे शी की मॉम बताती हैं कि उन्होंने उसका साइड इसलिए लिया क्योंकि उसे देखकर उन्हें अपने टाइम की याद आ गई, जब वो उसके डैड को डाइवोर्स देना चाहती थी। तब सब कोई अपोज कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी दिल की सुनी। इधर हम देखते हैं बाओ और हाउजू नर्वस होते हैं। कल उन्हें प्लान दिखाना था, जो डिज़ाइन उन्होंने मिलके बनाया था। अब बस कल के बिड की बारी थी। देखते हैं कौन सी कंपनी जीतती है और किसे ये प्रोजेक्ट मिलता है। इस बिड में हाउजू के फादर की कंपनी ने भी हिस्सा लिया था और हाउजू प्रेडिक्ट करता है कि पक्का उसके फादर नर्वसनेस में सबको डांट रहे होंगे, और सच में यहाँ पे ऐसा ही हो रहा होता है। तो अगले दिन प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी सबसे पहले अपना प्लान का प्रेजेंटेशन देती है। उसके बाद सब रेस्टिंग रूम में चले जाते हैं और फिर हाउजू जिस कंपनी में है उसका प्रेजेंटेशन शुरू होता है। एस क्रॉप कंपनी, यानी जिसमें हाउजू ने ज्वाइन किया था, वो कंपनी ये बिड जीत जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। जब प्रेसिडेंट हाउ को पता चलता है कि एस क्रॉप कंपनी में उन्हीं का बेटा काम करता है, तब तो उन्हें अलग ही सदमा लगता है। उनके हार्ट में पेन हो रहा था। उनकी मेड उनसे छुट्टी मांगने आती हैं तो वो उसे गुस्से में दे भी देते हैं। रात को प्रेसिडेंट हाउ की हालत ख़राब हो जाती है। वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और फिर किसी तरह हिम्मत लगा के एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। अगला सीन ऑफ कोर्स हॉस्पिटल का होता है। हाउजू वहाँ आता है। बाहर आके डॉक्टर हाउजू से बताता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है और उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। उन्हें अब खुश रखना होगा और टेंशन फ्री रखना होगा।
इधर शी जब कोच के साथ थी तो उसे हाउजू के बॉडीगार्ड से कॉल आता है जो बताता है कि हाउजू के फादर प्रेसिडेंट हाउ अभी हॉस्पिटल में है। हाउजू परेशान है तो उसे इनकरेज करने वो आ जाए। कोच को जब पता चलता है कि प्रेसिडेंट हाउ हॉस्पिटल में है तो वो ऑफ कोर्स परेशान हो जाती हैं, लेकिन जा नहीं सकती थी मिलने क्योंकि उनकी थोड़ी देर में ही क्लास थी। हाउजू अपने आप को जिम्मेदार मान रहा था। उसे लगता है कि सब उसकी गलती है। उसने अपने फादर का साथ छोड़ दिया था, ऊपर से आज वो उनके खिलाफ खड़ा था बिड में। शी कहती है कि इतना भी ब्लेम अपने पे मत लो, अभी भी उनसे काइंड होने में देर नहीं हुई है। फिर हाउजू को प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी से कॉल आता है और उसे तुरंत बुलाया जाता है। हाउजू कंपनी जाके अनाउंस करता है कि प्रेसिडेंट हाउ इलनेस की वजह से प्रेसिडेंट ऑफिस छोड़ रहे हैं इस कंपनी की और अब से वो प्रेसिडेंट रहेगा। प्रेसिडेंट हाउ बीमार हैं, उनके सेक्रेटरी को अरेस्ट कर लिया गया, बिड हार गए, फंड की कमी है, तो आगे हमारे लिए बहुत टफ टाइम होगा। जिसे जाना है वो ये कंपनी छोड़ के जा सकता है, मैं सैलरी दे दूंगा इस महीने का। जिसे रहना है वो आधे घंटे में मीटिंग रूम में आ जाए। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और हाउजू को सपोर्ट भी करते हैं। बाओ प्रेसिडेंट हाउ की खबर सुन के उनसे तुरंत मिलने आया था, फिर वहाँ से चला जाता है। आखिर प्रेसिडेंट हाउ की आंखें खुलती हैं। उठते ही शी को देख के प्रेसिडेंट हाउ उसे थैंक यू बोलते हैं क्योंकि वो हाउजू के साथ हमेशा खड़ी रहती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ऊपर से पहले एपिसोड में उसने ही उन्हें प्रोटेक्ट किया था। हाउजू ने तो उस दिन शी पे ध्यान दिया ही नहीं था। फिर प्रेसिडेंट हाउ हाउजू से कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि कोई बच्चा अपने डैड से आगे बढ़े। तो वो कहते हैं कि अब तुम तैयार हो गए हो, मैं अपनी पोजीशन से रिटायर हो रहा हूँ, तुम अब नए प्रेसिडेंट हो हमारी कंपनी के। हाउजू कहता है आप तो बहुत लेट हो गए, मैंने ऑलरेडी सब डिक्लेयर कर लिया है, लेकिन आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हमें अभी भी आपकी ज़रूरत है। बाहर आके हाउजू अपना फैसला बताता है कि वो बस एक डिज़ाइनर है और अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए वो एक मैनेजर और कुछ और टीम रखेगा ताकि उनकी कंपनी और आगे बढ़े। हमें प्रोफेशनल्स चाहिए और ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग रहेगा। रात में जब हाउजू नींद में था तो उसके फादर पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा शी के साथ क्या रिलेशन है। तब हाउजू बताता है कि हम दोनों तो अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, लेकिन आपने बीच में टांग अड़ा दी थी उस चेन के मैटर की वजह से। हाउजू के फादर कहते हैं कि मैंने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन अब मुझे पता चला है और मैंने ध्यान दिया है कि शी हर मुसीबत में तुम्हारे साथ थी और मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर तुम शी के साथ रहोगे और तुम लोग के बच्चे होंगे। मैं सारे ग्रैंड चाइल्ड का ध्यान रखूँगा। भैया की बहुत आगे की सोच है। फिर प्रेसिडेंट हाउ को कोच का मैसेज आता है जो उनका हालचाल लेती हैं और उसके बाद बताती हैं कि वो नीचे पार्किंग में खड़ी हैं, उनके पास करेज नहीं है कि वो ऊपर आएँ। तो प्रेसिडेंट हाउ खिड़की के पास जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं चन के ग्रैंडफादर प्रेसिडेंट हाउ से मिलने आते हैं। उनकी आवाज़ सुन के प्रेसिडेंट हाउ जो खड़े थे वो तुरंत सोने का बहाना करने लेट जाते हैं। अब ऐसे ही तो इनके बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट हाउ नाटक कर रहे हैं। दोनों फिर एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं कि आप मुझसे माफ़ी मांग लीजिए तो मैं जाने दूंगा कि आपने समय पे हमें मटेरियल्स नहीं पहुंचाया। तो वो मांग भी लेते हैं। इधर हम देखते हैं कोच हॉस्पिटल आई होती है अपने हाथों से बना खिचड़ी लेके। कोच नर्स से कहती है कि आप ये प्रेसिडेंट हाउ को दे दीजिएगा, कहते हुए कि इसे ओल्ड मैन ने दिया है। नर्स जब वो खिचड़ी लाती है तो प्रेसिडेंट हाउ तो समझ जाते हैं क्योंकि कोच उन्हें ओल्ड मैन कह के बुलाती थी मजाक में। वो कार्ड्स का गेम छोड़ के सबसे पहले खाते हैं और फिर उन्हें थैंक यू मैसेज करते हैं कोच को। अगले दिन का सीन होता है, प्रेसिडेंट हाउ डिस्चार्ज हो जाते हैं और हाउजू के फ्लैट में ही रहने आ जाते हैं और अब से हाउजू भी यहीं रहेगा। प्रेसिडेंट हाउ नोटिस करते हैं कि हाउजू ने अभी तक वो पेंटिंग संभाल के रखी हुई है जो उसकी मॉम ने बनवाया था जब वो 3 साल का था। प्रेसिडेंट हाउ की हेल्थ की चिंता करते हुए हाउजू ने उनके लिए बहुत अच्छा टाइम टेबल बना दिया था। इवन खाने में उन्हें नॉनवेज नहीं मिलता है क्योंकि उनका हेल्थ ख़राब है, तो उन्हें लगता है कि वो सिर्फ घास फूस खा रहे हैं। वो थोड़ा ही खा के चले जाते हैं। हाउजू का बॉडीगार्ड काम छोड़ने की बात करता है क्योंकि उसे कंपनी में दूसरा काम है। हाउजू ईगल सिक्योरिटी कंपनी आके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी कर देता है। लैन के होटल से काम छोड़ने के बाद शी को एक नया काम मिल गया था जिसके लिए उसे अब्रॉड जाना था। जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट देखने जाती है तो बगल में हाउजू के बॉडीगार्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट देख लेती है जो आज ही ख़त्म हुआ है। उसे देखते ही वो अपना वाला प्रपोज़ल मना कर देती है, कह के कि उसे कुछ दिन आराम करना है। वॉक करते समय आखिरकार प्रेसिडेंट हाउ को पता चलता है कि उनका बेटा कितना काइंड, ऑनेस्ट और अच्छा है। आगे हम देखते हैं शी एक फ़्लैट रेंट करती है जहाँ से वो आसानी से हाउजू पे नज़र रख सके, क्योंकि भाई वो गैंगस्टर छूट गया था जेल से तो हाउजू खतरे में है। शी के रूम के विंडो के जस्ट सामने हाउजू के रूम का विंडो था।
हाउजू के पूछने पे शी बताती है कि उसे एक नया काम मिल गया है जिसमें उसका बॉस रहेगा एक यंग आदमी। अब ये सुन के तो हाउजू जलने लगता है, कहता है ध्यान देना कहीं तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाए। इधर हम देखते हैं हाउजू के फादर प्रेसिडेंट हाउ कॉल पे अपने 2 विलास बेचने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो सीरियस कंडीशन में थे तो उनके गाड़ी बंगले किसी का भी कुछ काम नहीं था, सब यूजलेस थे। साथ खड़ा था तो उनका बच्चा। कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है इसलिए वो ये ऐसा कर रहे हैं। सिस्टर जैंग जब हाउजू को खाने के लिए बुलाने जाती हैं तो वो वहाँ पे अपने रूम में नहीं होता है। उन्हें लगता है कि वो घर पे नहीं है, लेकिन असल में हाउजू बाथरूम में बैठ के गुस्से में हेडफोन्स लगा के गेम खेल रहा था। सिस्टर जैंग जब प्रेसिडेंट हाउ के पास जाती हैं तो वो कहते हैं कि हाउजू की मॉम हमेशा कंप्लेन करती रहती थी कि मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, अब मैं खाली हूँ तो वो है नहीं। सिस्टर जैंग भी अब सच सच बताती हैं कि जब वो कंपनी रहते थे तो हाउजू को लेके उसकी मॉम एकदम अकेले पड़ जाती थी। हाउजू के फादर सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचते थे। हाउजू बचपन में बहुत वीक था तो उसे हर महीने हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन कभी भी हाउजू की मॉम ने इस बारे में हाउजू के डैड को नहीं बताया था ताकि वो परेशान ना हो। वो अकेले ही सब कुछ संभालती थी, लेकिन हाउजू के फादर तो हमेशा कंपनी के मैटर्स में बिजी रहते थे। हाउजू गेम ख़त्म होने के बाद स्टार्टिंग से ये बातें सुन रहा था। प्रेसिडेंट हाउ उन्हें थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि कितना हाउजू की मॉम दुखी और हर्ट थी, वो भी सिर्फ प्रेसिडेंट हाउ की वजह से। तो यहीं पे ख़त्म होता है ये एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।